अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अली है। आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स इन। देखना तो मैं हमेशा आप ले टॉप क्रिकेट न्यूज़ सेकंड में चैनल पे पहली दफा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको क्रिकेट न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, भाई जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो पहला चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होने वाला है कल नहीं परसों, यहाँ के अमेरिका के होंगे भाई सुबह के 4 होंगे और इंडिया के तो गेस असर का टाइम होगा, मतलब कि आफ्टरनून का टाइम होगा अराउंड 4:30 का, और पाकिस्तान का होगा अराउंड 4 PM का होगा। तो इसी तरह से जो कि पाकिस्तान का जो है या यूएस के हिसाब से 10 घंटे का फर्क है और इंडिया के हिसाब से 10.5 घंटे का फर्क है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो आधे घंटे का फर्क है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो और दूसरी बात की जाए तो भाई जो पाकिस्तान की जो टीम है बहुत ही ज्यादा जो प्रैक्टिस कर रही है। प्रैक्टिस सेशन में कराची के स्टेडियम में जो है नेशनल कदाफी स्टेडियम कराची जो है, ठीक है ना, उसमें जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। और हारिस सरूफ ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि भाई मैंने पूरे के पूरे मतलब 10 ओवर तो नहीं कराए, एटलीस्ट 10 में से 6 ओवर कराए और मैं बिल्कुल फिट हूं। और आपने ये 6 ओवर में कराया इसलिए कराया क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि मैं फिट हूं पहले मैच के लिए या नहीं, तो अगर मैं फिट नहीं तो मेरी जगह किसी और को रिप्लेस किया जाए। लेकिन उसने अपने इंटरव्यू में यह कहा है कि मैं बिल्कुल फिट हो चुका हूं और मैंने पूरे के पूरे 6 ओवर भी कराए और मेरा यही था कि मैं देखना चाह रहा था कि मेरी फिटनेस थोड़ी ठीक हो या नहीं हो। और साथ ही साथ में उसने यह भी कहा है कि भाई देखो, मैं रिटायर होने से पहले जो हमने हमारी टीम ने मैंने और हमारी टीम ने जो हमने ऑलरेडी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स भी खेले, फाइनल तक भी पहुंचे, लेकिन हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और हमारी परफॉर्मेंस भी कुछ खास अच्छी नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल से भी बाहर होते रहे और फाइनल से भी बाहर होते रहे। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में और फाइनल्स में तक हम पहुंचे और हमारी सेमीफाइनल और फाइनल से हमारी टीम हमेशा बाहर होते आई है, उसकी वजह से क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो कुछ खास इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, जिसकी वजह से हमें शिकस्त होने पड़ा सेमीफाइनल और फाइनल से वर्ल्ड कप की। तो और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि भाई हो सकता है कि जो बाबर आजम को अपने नंबर 3 पे खिलाया जाए, तो और वैसे भी बाबर आजम को खेलना भी 3 पे चाहिए, क्योंकि देखो जिस तरह के उस बंदे नंबर 3 पे बैटिंग करता है वो नंबर ओपनिंग पे बैटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि देखो 2020 और ओडीआई की जो फॉर्मेट कंप्लीट डिफरेंट फॉर्मेट है, ठीक है ना। और साथ में जो बाबर आजम की एवरेज वो 60 की एवरेज और वो है भी वनडे का और टेस्ट मैच का प्लेयर है, ठीक है ना। 2020 कितना खास नहीं है, ठीक है, और जिसकी वजह से बाबर आजम का करनी भी 3 नंबर पे चाहिए। तो इसी तरह से पाकिस्तान को यह चाहिए, कैप्टन साहब को भी फैसले करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि बाबर आजम को नंबर 3 भी खिलाना चाहे और उसको उसकी जगह सऊद शकील को ऊपर ओपनर के साथ में डालना चाहिए। और सबसे पहली बात तो यह है कि आपके कैप्टन साहब ने तो क्या कैप्टन साहब की तो किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उसको तो किसी ने सुना ही नहीं, और आकिब जावेद साहब और बाकी जितने भी सिलेक्टर्स हैं उन सब ने बड़े बड़े ब्लंडर मारे। ब्लंडर इसलिए मारे, एक तो आपने अब्दुल्ला शफीक को बाहर कर दिया, ठीक है ना, उस बेचारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थे उसमें 3 मैचों में नहीं चला, तो आपने सोचा कि चलो जी उसको बाहर कर देते हैं, खैर कोई मसले किसी और को डाल देंगे। ऊपर से फिर आपने इमामुल हक को भी नहीं डाला, और कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास ओपनर में नहीं है। अगर उन दोनों में कोई भी एक होता ना तो आपके पास ओपनर होता तो बाबर आजम को आप अपने नंबर 3 पे रखते, तो आपने बाबर आजम के भी नंबर खराब करो, इसकी फॉर्म जो लगने वाली है वो भी खराब कर दोगे, ठीक है ना। तो अब देखो आपने इमामुल हक को इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपने ये कहा कि भाई वो हमारे ड्रेसिंग रूम की जो बातें पर्सनल बातें होती हैं वो लीक करता है, ठीक है। अगर मेरे दिल तो नहीं मानता, ठीक है, चलो मान लिया एक तौर पे एक उस पे कि चलो लीक करता है, अगर लीक करता है ठीक है, दूसरा करता है तो आप उसकी जगह फिर अब्दुल्ला शफीक को डाल देते। आपने फिर ऊपर से अब्दुल्ला शफीक को भी नहीं डाला, और ऊपर से आपने सऊद शकील के भी इतने ओडीआई के एक्सपीरियंस नहीं है उसको, ठीक है ना। और साथ ही साथ में देखा जाए तो उसके अलावा उमरान गुलाम भी ना है, उसके पास भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। और ऊपर साहब ने सबसे बड़ा ब्लंडर यह भी कैप्टन साहब ने मारा है कि ट्राई नेशन सीरीज का जो फाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपने टॉस जीत के आधा मैच आपने टॉस भी जीत लिए थे, लेकिन आपने इतना बड़ा ब्लंडर मारा कि आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने शुरू चले गए। आपको पता है कि आपने 300+ रन चेस किए हुआ था, आपको फिर बैटिंग पहले करने की क्या जरूरत है। आप न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने देते तो आप बॉलिंग कराते तो आपको विकेट भी मिल जानी थी, आप स्कोर भी रोक सकते थे। तो न्यूजीलैंड को 260 270 पे रेस्ट्रिक्ट करते थे, इजीली आप स्कोर चेस कर सकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने पहले खुद ही जो बैटिंग
टॉस जीत के पहले बैटिंग की, फिर बैटिंग करके आपने 250 रन भी नहीं बनाया, ऊपर से आपने 242 पे आपकी सारी टीम जो इकट्ठी ढेर हो गई है, ठीक है ना। सब ने गन कर दिया, आपने पूरे 50 ओवर के अंदर अंदर 242 रन सिर्फ बना। आपने कैप्टन साहब ने तो पूरी टेस्ट इनिंग खेली है, 76 बॉलों पे 46 रन बनाए और सिर्फ सलमान अली आगा ने 46 बॉलों पे 45 रन बनाए उस बंदे ने। उसके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया। साउथ शकील भी जो वो भी फारिग रहा, ठीक है ना। उसके अलावा जो तैयब तार ने तो दो मैचों में अच्छी इनिंग की 30 रन बनाए थे, लेकिन उस बेचारों को प्रॉपरली पहले मौका ही नहीं दिया आपने उसकी वजह थी। और उस्मान खान की मुझे कोई रोल की समझ नहीं आती कि आपने उसको बैकअप के लिए रखा। अगर बैकअप के रखा तो फिर उसको क्यों नहीं ओपनर डाल देते हो, ठीक है। तो आप उसको ओपनर डाल दो उस फखर जमान के साथ। अगर उसको भी नहीं था साउथ शकील को ऊपर कर दो, ठीक है ना। उसकी जगह फिर साथ में बाबर आजम को 1 डाउन रख दो आप। फिर चौथे पे जो है उसको रख दो अपना तैयब ताहिर को रख दो। फिर चौथे पे खुद आ जाओ रिजवान, और 5वें पे फिर तैयब ताहिर को रख दे। 6ठे पे सलमान अली आगा को, 7वें पे खुशदिल शाह को रख दे, और 8वें पे जो है शहंशाह अफरीदी, 9वें पे नसीम शाह, और 10वें पे जो है हारिस रऊफ को रख दे, और 11वें पे इब्रार अहमद को, ठीक है ना। तो ये आपकी प्लेन 11 अच्छे बन सकती है, लेकिन आपको फिर भी बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इस तरह ये नहीं चलेंगी कि तुक्के पे चल गया तो चल गया, क्योंकि आपके पास ना आपका मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, ना आपके ओपनर पे कोई है एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि फखर जमान के साथ एटलीस्ट 10 से 15 ओवर में स्कोर कम से कम 100 या 150 या 130 कर सके। वो भी इस सूरत में कि जब आप अगर अगली टीम टॉस जीत के अगर वो जीतती तो आपको अगर बैटिंग देती तो आपको एटलीस्ट 150, 130, 120 रन पहले के 10 या 15 ओवर में स्कोर इतना बनाना पड़ेगा। अब तब जाके स्कोर बड़ा करोगे। और आपकी क्योंकि बॉलिंग की भी फिर अल्लाह हाफिज ही है, फारिग ही आपकी बॉल भी देखा जाए। लेकिन आज एक बात मैंने जो नोटिस की वो यही है, और दूसरी रिसोर्सेज के मुताबिक जो खबर निकल के आ रही है कि नसीम शाह और शहंशाह अफरीदी भी बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर भी सलमान अली आगा के अलावा वो भी फारिग है, क्योंकि किसी की खुशदा भी फारिग है, ना उसकी बॉलिंग है ना उसकी बैटिंग में और परफॉर्म हो रही है, ठीक है। और राणा साहब फहीम अशरफ वो तो फारिग बंदा है भाई, वो तो बिल्कुल पर्ची पे चला है, ठीक है ना। तो ना उसकी कोई परफॉर्मेंस है, तो इसलिए शहंशाह अफरीदी भी जो पीएसएल में कुछ रन बनाए, उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, हिटिंग अच्छी लगा लेता। नसीम शाह भी अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस की है तो वो भी अच्छी थोड़ी बैटिंग कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी भी खूब प्रैक्टिस वो पिचेस पे कर रहे हैं। तो आकिब जावेद की बात की जाए तो उसको आपको बैकअप के लिए हारिस रऊफ की जगह रखना चाहिए, क्योंकि हारिस रऊफ ने भी जो है उसके भी 6 ओवर कराए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उसका फिर भी क्वेश्चन मार्क ऊपर है कि वो कंप्लीटली अगर पहला मैच नहीं भी खेलता उसकी जगह एटलीस्ट आपके पास हसनैन को बार कर आकिब जावेद को डालना चाहिए हसनैन की जगह, ताकि आपको एटलीस्ट रिप्लेसमेंट हो पहले मैच की। तो अगर डालना भी चाहते हैं इंडिया के खिलाफ, फिर आप उसको डाल सकते हैं दुबई के मैच में जो कि 23 तारीख को होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर के चैनल को, ताकि आपको नई अपडेट मिलते रहे। तो अपनी दुआ में याद रखें कि नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।